और जो ये मैं क्लास लेकर आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें आपको क्लास नोट्स मिल ही रहा है। हिंदी की आप क्लास भी कर ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, ठीक है। और आपका एक शानदार रिवीजन भी हो जा रहा है। और इसमें हम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक चल रहे हैं। और जितने भी आप पूछेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन है, कैसे पता चलेगा, जितने भी मैंने एग्ज़ाम्पल लिए हुए हैं तो वह मैं प्रीवियस ईयर उठाकर ही मैंने इसमें रखा है, ठीक है। कहीं से भी कुछ अपने मन से मैंने इसमें व्यवस्थित नहीं किया है, ठीक है। जो चीज़ें हैं सारे प्रीवियस ईयर, मैं उसमें डेट वोट भी लिख सकता था, लेकिन एसएससी के द्वारा नोट्स निकला हुआ है, एसएससी के द्वारा यह नियम निकला हुआ है। आप एसएससी के क्वेश्चनों को मतलब दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, कि इसमें ये वाला क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा गया है, उस पर पाबंदी है। तो मैंने उस बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज़ को रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से जुड़ जाना है इस चैनल से, अगर आप भी हिंदी के बेहतरीन नोट्स बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। आइए, हिंदी से आज का हमारा टॉपिक है संधि। और शुरू करने से पहले जो साथियों आप इतने दिन रात लगे हुए हैं अपनी सफलता के लिए कि इस साल आपको वर्दी ले लेनी है, उसमें एक शानदार शेर आपको सुनाता हूँ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का साथियों, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक संधि शुरू करते हैं। व्यंजन संधि दो व्यंजनों का मेल या एक स्वर और एक व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। संधि तो आप जानते हैं ना, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों को मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा नियम संधि में हमारा नियम एक क्या कहता है, तीसरे का पहले वर्ग में, तीसरे का पहले वर्ग में, यानी जो व्यंजन हमारा है क, उसका तीसरा वर्ग जो है ना, तीसरे स्थान वाला, क का ग और च का ज, ट का ज, त का द, प का ब, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरे वर्ग में ऐसे बनता है, जैसे दिगंबर है तो दिगंबर में दिग प्लस अंबर, दिग्गज है दिग प्लस गज, दिग्गत का संधि विच्छेद दिग प्लस अंत, दिग्विजय का दिग प्लस विजय, वागीश का वाकधन ईश, अजंत का अचधन अंत। ये जितने भी हैं ये सारे पूछे गए हैं व्यंजन संधि में, इसका संधि आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से इस चीज़ों को लिख लेनी है और दिमाग में रख लेना है, ठीक है। वैसा कि ये फाउंडेशन क्लास है, ये कोई क्लास नहीं है हिंदी की। जो बच्चा थोड़ा बहुत जिसका बेसिक क्लियर होगा वो अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। अब ये इस संधि में दूसरा नियम कहता है पहले का पांचवें के वर्ग में परिवर्तन होता है। यानी ये जो पहले का क वाला है ना, क वो तीसरे में ग में परिवर्तन हो जाता है, च ज में हो जाता है। तो उसी तरह दिगंबर है तो दिगंबर में क है, उसके बाद दिक आएगा, तब आएगा आपका, इसमें ग आ रहा है ना, ग, तो ग किस में चला जाएगा, क में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर ग है तो वहाँ पर मैंने क लिख दिया है, ठीक है। दिक है तो अंत है, दिगंत है, मतलब आइए आगे चल के पढ़ते हैंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। नियम दूसरा है हमारा, पहले का पांचवें वर्ग में परिवर्तन होता है। षणमुख जो षष्ठ प्लस मुख होता है उसका संधि विच्छेद, उन्नयत का उत्धन मत होता है, तन्मय का तद्धनमय होता है, चिन्मय का चित्तधनमय होता है, जगन्नाथ का जगत धन नाथ होता है, वाग्मय का वाग धन अग होता है, ठीक है। नियम तीसरा जो हमारा है द्विज व्यंजन नियम है, यह दो व्यंजनों को एक साथ आना, उसमें हमारा उच्चारण, उत्धन चारण, सच्चरित्र में सत्यधन चरित्र, जगन्नाथ का जगत धन नाथ। ये जो आप देख रहे हैं नोट से पूरा, और इसका नियम 4 क्या कहता है, अण क में और न में परिवर्तन होता है, ठीक है। और जैसे परिमाण है, यह परिधन मान, ड़ किस में हो गया, न में,
हुआ है कि नहीं, परिमाण। ठीक है, इस बातों को आप विशेष रूप से ध्यान, जो जो मैंने नियम लिखे हैं बस आप उस नियम को आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब आइए नियम 5, का सौ में परिवर्तन होता है, विषम में विधन सम। देखिए ये वाला जो सौ है इसका 100 का 100 में परिवर्तन होगा, ये 100 का ये 100 में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर देखिए ये वाला 100 का इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये जो 5 नियम हैं, 5 नियम अभी जो मैंने बताया आपको, ये सारे पांचों नियम आपको दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, जब भी किसी का संधि विच्छेद करें तो ये पांचों नियम आपको लागू करने हैं। जैसे रीजनिंग में आप पढ़ते हैं एनोलॉजी, ठीक उसी प्रकार ही है ये संधि है। एनालॉजी का जो आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 4 या 5 किस प्रकार के मतलब लगाए जाते हैं, ये जोड़ है कि माइनस है कि गुणा है कि भागा है, उसमें जो प्राथमिकता दी गई है उसी तरह एक तरह से मानिए ये एनालॉजी के ही तरफ आपको ले जा रहा है। इसमें आपको चारों या पांचों चीज़ें देखनी होगी, ये वाली चीज़ है तो इस पर ये चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, मेरे कहने का यही मतलब है। ठीक है, अब ये इसका नियम जो 6 है, अंक अह की मात्रा जहाँ पर रहेगी अंक की मात्रा, वो हिंदी के नियम में अंक का कोम हो जाता है, अंक को म में परिवर्तन करते हैं। जैसे संयोग है तो सम धन योग करेंगे, सन्यासी है तो सम धन न्यासी करेंगे, संविधान है तो सम धन विधान करेंगे, संशय है तो सम धन सय करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मैंने इस चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर इस नोट्स में आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको कहीं से भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पूरा 7वां है, आधा च और छ संबंधी नियम है ये। जहाँ कहीं जिस शब्द में आधा च और छ रहेगा, परिच्छेद जिस मान लीजिए लिखा है तो इसका एक नियम है, परिच्छेद का परिधन छेद है, अनुच्छेद का अनुधन छेद, इसको पूरा लिखते हैं। ठीक है, बस बीच वाले को हटा देते हैं। समझ रहे हैं आप? 8वां हमारा षष्ठ संबंधी नियम है, ठ का थ में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे युधिष्ठिर है तो युधिष्ठिर को युधि धन स्थिर कर देंगे। ठीक है, ठ को किस में परिवर्तन करेंगे, थ में। ठीक है, अब आइए विसर्ग संधि जानते हैं। विसर्ग संधि में हमारा इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है। आइए देखते हैं इसका नियम क्या है। पहला नियम है ओ, इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है और इसकी पहचान का तरीका है संधि प्लस विच्छेद करने पर विसर्ग लगेगा या नहीं। आइए आपको बताते हैं। मनोदशा, मनः प्लस दशा, मनोरंजन, मनः प्लस रंजन, जहाँ कहीं भी ओ आपको दिखेगा, ओ से शुरू होगा, तपोभूमि, तपोवन, मनोरथ, पयोधन, तो आपको क्या करना है, विसर्ग लगा देना। विसर्ग यानी अह की मात्रा लगा देनी। जैसे मनोरंजन है तो मनोरंजन है तो मनः धन रंजन, मनोनुकूल है तो मनःकुल, तपोभूमि है तो तपभूमि। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब देखिए विसर्ग संधि में हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, र वाला जो नियम है, र की जगह विसर्ग करते हैं। दुर्गम तो दुह धन गम, दुर्जन दुह धन जन। ठीक है, समझ गए आप? अब आइए इसका विसर्ग संधि का नियम 3, जहाँ कहीं भी श की जगह विसर्ग लगता है। निश्चित तो निधन चित, निश्चल निधन छल। समझ गए आप? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए कुछ अन्य नियम है। ई का जो बड़ी ई है वो ई प्लस ई मिलके बना है। नीरस, निधन रस, जहाँ कहीं भी बड़ी से चीज़ कोई शुरू हुई है बड़ी मात्रा से, नीरस, तो इसको भी विसर्ग कर देंगे, निधन रस। निरोक्त, निधन रोग, निरोग, निधन रव, निरंध्र, निधन रंध्र। ठीक है, ये संधि विच्छेद के बाद सेम ही रहते हैं। ये वाला जो है प्रातः काल, प्रातः धन काल, अंतःकरण, अंतःकरण, बस जहाँ जहाँ भी है उसको 2 भागों में बांट देना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देख रहे हैं, इसमें ये स्पेशल है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए संधि का शाब्दिक अर्थ है ये मेल होता है और इसकी परिभाषा है 2 वर्णों ध्वनियों का मेल। ऊपर जो मैंने कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वो बताना ज़रूरी था। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो उन्हीं चीज़ों से आएंगे क्वेश्चन, और ये है आपको पूरा बेसिक क्लियर करने के लिए, हर चीज़ को पहचानने के लिए यहाँ से। ठीक है, देखिए शाब्दिक अर्थ है इसका मेल और परिभाषा है 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल ही। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे विद्यालय तो विद्याधन आलय, आ मिल के क्या बन गया, विद्यालय।
संधि के ये प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वर संधि के प्रकार हैं, यह 5 प्रकार की होती है। और दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अगाधि स्वर संधि। ठीक है। और जो दीर्घ स्वर संधि है, जिस शब्द में आ, ई, उ आवे वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है। जिसमें विद्यालय, तो विद्यालय में आ गया, कपीश में ई आ गया, पुस्तकालय में ऊ आ गया, तो ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। पहचान लेंगे। ठीक है। अब आइए गुण स्वर संधि। ये स्वर संधि के प्रकार है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ये पांचों। ठीक है। ये स्वर संधि के प्रकार है। अब गुण स्वर संधि क्या है, इसकी पहचान है अ प्लस ई बराबर ए होता है और अ प्लस उ इक्वल टू ओ होता है। इसकी ट्रिक है, एक मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि होती है। जहाँ भी आपको एक मात्रा दिखे ऊपर, नरेश, सुरेश, महेश, लंकेश, चमेश, आप वहाँ पर समझ जाइए कि यहाँ गुण स्वर संधि है। ठीक है, समझ गए आप। अब ये ओ पर जहाँ पर है सूर्योदय, यह सूर्य प्लस उदय, रोगा उपचार, रोगा धन उपचार। ठीक है। जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल जहाँ कहीं भी मैंने लिखा हुआ है, आपको तो वो चीज़ छोड़नी ही नहीं है, उसको अच्छे से लिख लेना है, उसको हमेशा दिमाग में रखना है। बस जितना मैं इस हिंदी में करा दे रहा हूँ ना, बस आप इतना कर लेंगे, आप ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी हो, बैंकिंग का हो गया, बैंकिंग का भी हो गया, उसके साथ साथ आप जो एसएससी जीडी वाले हो ना, यूपी पुलिस वाले हो, आरपीएफ वाले हो, एमटीएस वाले हो, एसएससी एमटीएस वाले हो, एसएससी जीडी वाले हो, एसएससी सीएचएसएल वाले भी हो गए। वैसे सीएचएसएल में हिंदी तो आती नहीं है, आती है कि नहीं आती है? आती है मेरे ख्याल से, सीएचएसएल में भी हिंदी आती है। हिंदी सीएचएसएल में नहीं रहती, वो वहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी का मैथ रहता है, जिसमें रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, और जीके जीएस 20-20 क्वेश्चन आते हैं शायद। हिंदी का भी क्वेश्चन उसमें रहता है। नहीं, सीएचएसएल में हिंदी भी पूछी जाती है, मैं कन्फर्म हूँ इस बात पर। सीएचएसएल में हिंदी भी पूछी जाती है। ठीक है। यहाँ तक ने आपने देख लिया गुण स्वर संधि। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बस इतना करके जाएंगे तो आप बेहतर से बेहतर हिंदी में कर पाएंगे, मेरा आप मानना है। पहले ये पूरा मैं नोट्स 10 से 15 दिनों में ख़त्म करने वाला हूँ, आपको फ्री में हिंदी का नोट्स दे रहा हूँ। ठीक है। अब आइए अयादि स्वर संधि। इसका ट्रिक है आव, औ, आवी, आयु, आय इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें व य के साथ पूरा अक्षर आए तो अयादि संधि होगा। जैसे आय और यह, चयन, छेदन, अन, नयन। इसमें जैसे नयन, ने आ रहा है कि नहीं, ये जिसमें व और य के साथ पूरा अक्षर आवे वो अयादि संधि होती है। व और य के साथ पूरा अक्षर आ गया तो यहाँ पर अयादि। जैसे ये देखिए, व के साथ इसमें आपका आ रहा है, जैसे ये नायक, नायक, य के बाद क पूरा आ रहा है, य के बाद भी न पूरा आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, अयादि स्वर संधि। आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ठीक है। पूरी हिंदी आपको समझा के जाऊँगा एक एक करके। ठीक है। अब आइए समास। समास में आपको क्या पढ़ना है, समास में इसकी परिभाषा है। यहाँ पूरी संधि खत्म है, यहाँ तक आप ऊपर में भी मैंने पढ़ा दिया, और ये यहाँ से पूरा हिंदी आपको, पूरा हिंदी से जितना जो संधि का टॉपिक है मैंने पूरा मुख्य आपको करा दिया है। क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से आएगा। हर एक चीज़ को मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, अच्छे से लिख लेनी है। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है। अब आइए समास आज पढ़ लेते हैं। 2 टॉपिक आज ख़त्म कर देते हैं फटाफट से। इसकी परिभाषा है, 2 शब्दों को मिलाकर बनाए एक अर्थपूर्ण शब्द ही समास कहलाते हैं। जैसे चंद्रमुखी, गगनचुंबी, इसका शाब्दिक अर्थ है समस्त पद, और 2 शब्दों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही समस्त पद है। ठीक है। समास विग्रह, समासिक पद को तोड़ना, इसका और पूर्व पद है, उत्तर पद है, प्रधान है, गौण है। इसका कम अर्थ रखने वाला पद है, और इसका एग्जाम्पल है चंद्र। इसका प्रधान है, जो ज़्यादा अर्थ हो, मुख्य अर्थ रखने वाला पद हो, उसे मुख बोलते हैं। ठीक है। चंद्रमुख, समासिक शब्द का पहला पद कौन है, चंद्र। इसे जैसे मान लो क्वेश्चन जैसे दे देगा, जैसे अब चंद्रमुख लिख देगा, तो आपको ये एग्जामों में पूछा जाता है कि चंद्रमुख में इसका समासिक पद कौन सा है। ठीक है। और इसका मुख्य अर्थ देने वाला क्या है, कम अर्थ रखने वाला पद कौन सा है। ऐसे भी करके आते हैं, तो उसी चीज़ को इसमें बताया गया। पूर्व पद कौन है, उत्तर पद कौन है, प्रधान कौन है, गौण कौन है। मतलब जैसे चंद्रमुखी है
तो चंद्रमुखी में आपको पूछ देगा कि इसमें पूर्व पद है, पूर्व पद कौन है, उत्तर पद कौन है इसमें, ठीक है। अब उसी तरह है हमारा चंद्रमुख। चंद्रमुख में आपका पूर्व पद कौन सा है, समासिक पद का पहला शब्द पद चंद्र है, समासिक शब्द के बाद का पद ये मुख है, और उसको हम लोग उत्तर पद बोलते हैं। और पूर्व पद किसको बोलेंगे, शुरू वाले शब्द को। उत्तर पद किसको बोलेंगे, एकदम लास्ट वाले को। प्रधान कौन होगा, जो ज़्यादा अर्थ यानी मुख्य अर्थ रखने वाला पद हो, जिससे मुख, इसमें ज़्यादा अर्थ मुख ही दे रहा है, चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख, ठीक है। तो ये मुख में आ जाएगा, ये प्रधान। अगौण कौन हुआ, जो कम अर्थ रखने, ये चंद्र, इसमें चंद्र थोड़ा कम अर्थ अपना दे रहा है, तो इसलिए आप इसको गौड़ बोलेंगे, ठीक है। समझ गए पूरी बात को। अब आइए आपको बताते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार हैं, प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। बस उत्तर पद इसमें प्रधान होता है तत्पुरुष में, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अवयभाव में समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है। या तीसरा पद अप्रधान, ये भी हो सकता है। और ये जो हमारा तत्पुरुष समास है उसी में हमारा आता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये उसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, कर्मधारय समास में। अब एक एक करके एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं और इसकी परिभाषा देखते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये अव्ययीभाव समास है, ये कहाँ गया, अव्ययीभाव समास। इसका उपसर्ग वाले पद हैं, प्रथम पद प्रधान है, पूर्व पद छोटा परंतु ज़्यादा अर्थ रखने वाला, समान अर्थ वाले 2 शब्द हैं एक साथ, समझ गए आप। और ये इसका प्रतिदिन, आजन्म, आमरण, अनुरूप, प्रतिकूल, ये सब अविभाव समास के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये है द्विगु समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। तिराहा, नवरात्र, दोपहर, इसमें जो पहला वाला पद है उसमें आप संख्या दर्शा रहा होगा, तिराहा यानी 3 राह, नवरात्र यानी नवरात्रि, दोपहर यानी दोपहर, त्रिभुज यानी त्रिभुज, मतलब संख्यावाची हो पहला पद, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, सुख और दुख, ये सब आप जानते ही होंगे। अब आइए कर्मधारय समास में, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए पूर्व पद को विशेषण तथा उत्तर पद के विशेष्य कहते हैं। जैसे नील कमल है तो नीला कमल, इसमें विशेषण है नीला, कमल आपका हो गया विशेष, ठीक है। नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला, तो इसमें आपका नीला विशेषण हो गया और कंठ वाला विशेष हो गया, समझ गए आप। उसी तरह इसमें एग्जाम में ये भी पूछता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको विशेषण पढ़ाऊंगा, तो इस पद में विशेषण कौन है और विशेष कौन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम विशेषण पढ़ेंगे तब आपको उसमें मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब ये बहुब्रीहि समास का हो गया पूरा, इसकी पहचान दोनों पद अप्रधान होते हैं, समझ गए आप। इसका समासिक शब्द है और समास विग्रह, और तीसरा पद है या शिव जी यानी चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर, जिसके शिखर पर चंद्र किसके हैं, भगवान शिव जी के हैं, तो वो तीसरा पद हो गया ये। जहाँ पर द्विगु, कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास एक साथ हो तो वही बहुब्रीहि समास ही उत्तर होगा, ठीक है। और गजानन हो गया यानी हाथी के समान मुख वाला गणेश जी, ये तीसरा पद हो गया। ये समास विग्रह, समासिक शब्द है और समास विग्रह और तीसरा पद, यानी चंद्रशेखर में ये चंद्रशेखर क्या है, ये समासिक शब्द है, और चंद्रशेखर का समास विग्रह जब करेंगे तो चंद्र है शिखर पर जिसके, ये बनेगा, और इसका तीसरा पद क्या होगा, शिव जी होगा, समझ गए आप। अब आइए समास 2, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, जिसमें तत्पुरुष समास के ही अंग है कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये सारे परिभाषाएं हर एक जगह ही है, बस पढ़ना है। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, दूसरा पद प्रधान रहेगा, विग्रह करने का कारक की विभक्ति चिन्ह रहेगी, और विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है, ठीक है। आज आपका समास पूरा खत्म कर दिए हैं आज, ठीक है। कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे लिंग, ठीक है। आज बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो साथियों, इसी के साथ अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को एकदम ज़ोरों तौर से करते रहें,
और इस साल वर्दी आपको ले लेनी है, ठीक है। 2024 खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।